हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एचडीजी फास्टनर का डायमेंशन इंस्पेक्शन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अभी हमारे पास क्या है कि M20/50 का बोल्ट, एक नट, 2 प्लेन वाशर, एक स्प्रिंग वाशर है। अब इसका डायमेंशन इंस्पेक्शन के लिए अपने को रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए। इसका रिक्वायरमेंट हम लोग IS स्टैंडर्ड से लेते हैं। बोल्ट का डायमेंशन का IS स्टैंडर्ड है IS 1363 पार्ट 2। नट का है IS 1363 पार्ट 3। प्लेन वाशर का है IS 2016 एंड स्प्रिंग वाशर का है IS 3063। अभी हम लोग इसका डायमेंशन चेक करेंगे और देखेंगे कि ये अपना एज पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अब ये एक्रॉस फ्लैट IS 1363 पार्ट 2 में दिया हुआ है कि 29/16 से 30 होना चाहिए, तो ये 29.78 आ रहा है। अब इसका एक्रॉस कॉर्नर चेक करते हैं। इसको एक्रॉस कॉर्नर बोलते हैं। जो पहले चेक किए थे एक्रॉस फ्लैट बोलते हैं। एक्रॉस कॉर्नर 34.05 आ रहा है। IS 1363 पार्ट 2 बोलता है कि 32.95 मिनिमम होना चाहिए। अब इसके बाद इसका हेड थिकनेस क्रिटिकल होता है। हेड थिकनेस क्योंकि यहीं से बोल्ट पे इफेक्ट आता है, तो हेड थिकनेस देखते हैं। हेड थिकनेस दिया आ रहा है 12.09 और इसका रिक्वायरमेंट होता है 11.60 से 13.40 M20 के लिए। अब इसका थ्रेड लेंथ इंपॉर्टेंट होता है। तो ये IS 1363 पार्ट 2 फुल थ्रेड के लिए होता है, तो ये पूरा फुल थ्रेड होना चाहिए। ये अपना फुल थ्रेड है और लेंथ 50 रिक्वायर्ड, इसका अपना रिक्वायरमेंट था M20/50, तो 50.18 आ रहा है, तो ये अपना ठीक हो गया। तो ऐसे ही एज पर रिक्वायरमेंट क्लाइंट बोलता है कितना पीस करना है तो उतना पीस हम लोग करते हैं। अब दूसरे बोल्ट का करते हैं। दूसरा बोल्ट ऐसे ही कोई 5 पीस, 10 पीस, 20 पीस, 200 पीस जैसे रिक्वायरमेंट होता है वैसे करते हैं। ये भी आ गया 29.70, ये भी ठीक है। एक्रॉस कॉर्नर 34.13, ये भी ठीक है। हेड थिकनेस 11.60 से 13 चाहिए, 12.13 आ रहा है, ये भी ठीक है। और अपना लेंथ 50 mm का था, 50.05 आ रहा है। इसका टॉलरेंस 1 mm का होता है, 1 या 1.05 का होता है, वो देखना पड़ेगा। ये हो गया अपना बोल्ट का क्या है। दूसरा कि फुल थ्रेड IS 1363 पार्ट 2 लेंगे तो फुल थ्रेड होना चाहिए, तो फुल थ्रेड है। IS 1364 पार्ट आएगा तो हाफ थ्रेड का होता है, उसमें थ्रेड का रिक्वायरमेंट होता है 19 mm चाहिए, 23 mm चाहिए, तो उसके अनुसार चेक करते हैं। अब ये नट है, अब इसका भी डायमेंशन चेक करेंगे IS 1363 पार्ट 3 से। इसका एक्रॉस फ्लैट सेम रहता है बोल्ट के जैसा ही, 29.16 से 30, तो 29.56। एक्रॉस कॉर्नर 32.95 मिनिमम, तो ये मिनिमम तो उसको ऊपर होना चाहिए 33.44। इसका थिकनेस 1690 से 19 होना चाहिए, तो ये अपना 1690 से 19 है। दूसरे नट का हम लोग डायमेंशन कर रहे हैं। अभी हम लोग एक्रॉस फ्लैट जो स्पैनर में टाइट होता है, स्पैनर से टाइट करते हैं नट को, इसको एक्रॉस फ्लैट बोलते हैं। एक्रॉस फ्लैट आ रहा है 29.49 और अपने को IS 1363 पार्ट 3 में रिक्वायरमेंट है 29.16 से 13 आना चाहिए, तो ये भी ठीक है। एक्रॉस कॉर्नर चेक करते हैं इसका हम लोग। एक्रॉस कॉर्नर आ गया 33.63 और एज पर IS 32.95 रिक्वायरमेंट है, ये भी ठीक है। अब इसका थिकनेस, नट का थिकनेस 16.94 से 19 चाहिए और 17.52 आ गया। ये हो गया अपना नट का डायमेंशन। अब इंस्पेक्शन करने के लिए क्लाइंट से भी पता होना चाहिए कि कितने पीस का अपने को करना है। अब ये हो गया, मान लीजिए अपना हमने डायमेंशन चेक किया। अब दूसरा बात कि हमने कितना पीस चेक करना है, ये भी हम लोग को क्लाइंट बताते हैं कि 5 पीस करो, 10 पीस करो, 10% करो, या QP में लिखा रहता है IS 2500 पार्ट 1 जनरल इंस्पेक्शन लेवल फॉलो करो, स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल फॉलो करो। इस तरह से हम लोग डायमेंशन इंस्पेक्शन कर देते हैं।
और डायमेंशन हो गया बोल्ट नट का, और इसका मार्किंग भी वेरीफाई करना। मान लीजिए मटेरियल आप दे रहे हैं, साइट पे गया, ये किस कंपनी का है, तो IS के अनुसार इसका मार्किंग भी डिज़ाइन किया रहता है। इसमें मैन्युफैक्चरर का नेम और उसका ग्रेड डिज़ाइन किया रहता है। तो मान लीजिए इसमें अभी इस बोल्ट में कीर्ति 8.8 है, तो ये कीर्ति कंपनी ने बनाया है और 8.8 इसका ग्रेड है, और इसका 8.8 के अनुसार मैकेनिकल केमिकल होता है IS 1367 पार्ट 3 and 6 से बोल्ट नट का। इसने ऐसे ही इस पर नट पे मार्किंग किया हुआ है KF10, तो ये KF10 मार्किंग किया हुआ है, तो इसका मार्किंग भी चेक करता है। डायमेंशन इंस्पेक्शन के समय ही इसका मार्किंग चेक कर दिया जाता है। अभी हम लोग इसका प्लेन वाशर का डायमेंशन चेक करेंगे। IS 2016 से दिया रहेगा और M20 है, तो इसका M2016 में M20 के डायमेंशन 36.88 आ रहा है, और इसका रिक्वायरमेंट है 36.23 से 37। ये भी अपना रेंज में आ गया। अब इसका थिकनेस चेक करेंगे। थिकनेस 2.7 से 3.33 रिक्वायरमेंट है, तो 2.9 आ गया, ये भी ठीक है। अब इसका ID चेक करेंगे। ID वैसे तो M20 का है, तो 21 दिया रहता है, तो एज पर रिक्वायरमेंट क्लाइंट बोल देता है 21 मिनिमम चाहिए। इसका मेन फंक्शन होता है कि बोल्ट में जाना चाहिए। बाकी हमारा मटेरियल असेंबल्ड है, तो ये 21 के जगह पे 22.08 आ रहा है। मिनिमम दे देता है कोई, या तो IS स्टैंडर्ड के अनुसार से 21 से 21.43 ये रिक्वायरमेंट होता है। ये 22 आ रहा है क्योंकि इसके क्लाइंट ने 21 मिनिमम दिया हुआ है। दूसरे वाशर का डायमेंशन चेक करें। OD का 36.80, ID इसका 21 मिनिमम दिया हुआ है क्लाइंट ने हमारे, तो 21.9598 आ रहा है, ये भी ठीक है। और इसका थिकनेस 2.70 से 3.33 दिया हुआ है, तो 2.86 आ गया, ठीक है सर। अब इसका स्प्रिंग वाशर का डायमेंशन चेक करेंगे। स्प्रिंग वाशर का OD ID थिकनेस, इसका मेन होता है फ्री हाइट दिया होता है IS 3063 से। अब इसका OD आ गया 32.72, IS 3063 में इसका OD दिया हुआ है 33.60 मैक्स, तो 32.72 आ गया। अब इसका ID 20-20 से 21-20 होना चाहिए। अब इसका हम लोग ID चेक करेंगे 20-20 से 21-20, तो 20-48 आ गया, ये भी ठीक है। अब इसका थिकनेस इसका दिया हुआ है 380 से 442, नहीं थिकनेस नहीं है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई 3.8 से 4.20, तो 3.99 आ गया। अब इसका एक्रॉस इसका फ्री हाइट 8 से 9.40 देना चाहिए। स्प्रिंग वाशर का यही मेन होता है, यही स्प्रिंगिंग एक्शन करता है जिससे बोल्ट हमारा टाइट होता है। तो 8 से 9.40 आ गया, तो 8.16 आ रहा है। तो स्प्रिंग वाशर का डायमेंशन ये सब चेक करते हैं। अब दूसरे स्प्रिंग वाशर का चेक कर रहे हैं। इसका सेम OD 33.02, 33.60 मैक्स होना चाहिए। उसके बाद से इसका ID 20-20 से 21-20, ID हो गया 20-59, ये भी ठीक है। इसकी चौड़ाई स्प्रिंग वाशर का 3.8 से 4.20 होना चाहिए, 3.8 से, तो ये 3.9 आ गया। और इसका फ्री हाइट 8.88 से 9.40, तो ये 8.45 आ गया। अब ये सब डायमेंशन चेक करते हैं। इसका मेन आपको याद रखना है कि इसका डायमेंशन का स्टैंडर्ड बोल्ट का IS 1363 पार्ट 2, नट का IS 1363 पार्ट 3, प्लेन वाशर का IS 2016 और स्प्रिंग वाशर का IS 3063। तो नॉर्मली क्लाइंट बोल देता है लोग कि आप IS से कर लो, अदरवाइज कोई क्लाइंट रैंक दिया रहता है। तो फास्टनर का ऐसे डायमेंशन करते हैं और इसका मार्किंग ज़रूर वेरीफाई करते हैं, क्योंकि अगर कुछ कंप्लेन आता है तो मार्किंग से डिसाइड होता है कि ये इस कंपनी का मटेरियल है, और IS भी देता है कि विदाउट मार्किंग मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बोल्ट, नट, प्लेन वाशर, स्प्रिंग वाशर का डायमेंशन चेक करते हैं। और इसके लिए अलग अलग होते हैं। जैसे ये बोल्ट IS 1363 का था, कोई बोल्ट रहेगा IS 1364 का पार्ट
हाफ थ्रेड का, कोई IS 3757 का, कोई STM का। तो इस तरह से जो भी आपका क्लाइंट रिक्वायर्ड बोल देगा उसके हिसाब से आपको उसी बोल्ट का डायमेंशन उसी स्टैंडर्ड से चेक करते हैं। थैंक यू। डायमेंशन इंस्पेक्शन करने के बाद बोल्ट, नट, प्लेन वाशर, स्प्रिंग वाशर का कोटिंग थिकनेस चेक करते हैं। इसके लिए एल्कोमीटर से चेक किया जाता है। ये हमारे पास एल्कोमीटर है और इसकी वैलिडिटी, कैलिब्रेशन वैलिडिटी 20/10/25 है। 21/24 को हुआ था। और ये तो इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर या कैलिब्रेट मास्टर पीस से कैलिब्रेट करते हैं। हम लोग ड्यूरिंग इंस्पेक्शन एल्कोमीटर का अगेन कैलिब्रेशन चेक करते हैं। ये हमारे पास ब्लॉक है, 0 आना चाहिए, 0 माइक्रोन आ रहा है। अब उसके पास हमारा फिल थिकनेस है 51 माइक्रोन का, 51 ±1 का। और हम लोग इसको अब इस पर लगा के देखेंगे। अब ये अपना 51 का 50 आ रहा है, तो 51 ±1 माइक्रोन था, तो ये अपना 51 आ गया। तो ये अपना इंस्ट्रूमेंट अच्छा काम कर रहा है। अब हम लोग इसका इंस्पेक्शन करेंगे। अब कोटिंग थिकनेस का अपने को रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। इसके लिए IS 1367 पार्ट 13 होता है और इसमें कोटिंग थिकनेस रिक्वायरमेंट होता है 43 माइक्रोन मिनिमम एंड 44 माइक्रोन एवरेज। तो 44 इंडिविजुअल रीडिंग 43 माइक्रोन तक भी आ जाएगा तो ओके रहेगा, लेकिन एवरेज इसका जैसे 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, 4 रीडिंग लेंगे, जो एवरेज रहेगा वो अपने को 54 माइक्रोन से एबव होना चाहिए, तब एक्सेप्टेंस होता है। अब हम लोग बोल्ट का देख रहे हैं कोटिंग थिकनेस। ए बोल्ट का कोटिंग थिकनेस आ गया 75 माइक्रोन। दूसरे तरफ देखेंगे, 2-3 जगह देखेंगे, एवरेज निकलेगा। ए आ गया 115। फिर देखेंगे दूसरी तरफ, $76 आ गया, क्योंकि ये बेरी करता है 76, 115। अब इधर देखेंगे, हेड पे देख लेंगे, हेड की तरफ कितना आ रहा है। हेड की तरफ देख लिया हमने, तो 115 आ रहा है। तो हमारा कोई रीडिंग ही 54 से नीचे नहीं आया, तो अपने को एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट है। अब मान लीजिए नट का कोई भी इंडिविजुअल रीडिंग 43 तक एक्सेप्ट रहेगा, एवरेज 54 तक रहेगा एज पर IS 1367 पार्ट 13 के अनुसार। ये बैठ नहीं रहा है, सरफेस बैठ नहीं रहा है। 90 माइक्रोन आ गया। दूसरे नट पे देख लेंगे, कोई भी रीडिंग 54 एवरेज से कम नहीं होना चाहिए। 111 आ गया। दूसरी तरफ देख लेंगे इसको, $46 आ गया। तो 46 आ गया तो ये, लेकिन अपने को एक इंडिविजुअल रीडिंग 43 तक एक्सेप्ट रहा था, तो अभी भी एक्सेप्ट रहेगा। और दूसरी तरफ 76, 43, 115, तो अगेन एवरेज इसका 54 से ऊपर हो गया, तो इस कंडीशन में भी ये एक्सेप्ट है। अभी इसका प्लेन वाशर का नॉर्मली प्लेस कम होने की वजह से रीडिंग ज़्यादा ही आता है, डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है। कोटिंग थिकनेस का जिंक का 178 आ गया। और 2-3 जगह देखो इसको, बराबर रख के देखो, 68 आ गया। स्प्रिंग वाशर का 125 आ गया। तो इस तरह से कोटिंग थिकनेस अपना ओके है। लेकिन अगेन क्वांटम ऑफ चेक कितना है, क्वांटम ऑफ चेक QP रहेगा, क्लाइंट रहे बोल देगा IS 2500 से करो, 5% करो, 10% करो, 5 पीस करो, 10 पीस करो, तो वो अपने को रिफ़र करना होता है। तो ये कोटिंग थिकनेस हो गया। पहले हम लोग डायमेंशन चेक किए थे, अब कोटिंग थिकनेस चेक किए। गैल्वेनाइजिंग टेस्ट में 4 टेस्ट होता है, अधेशन, यूनिफॉर्मिटी, मास ऑफ जिंक कोटिंग एंड अधेशन, यूनिफॉर्मिटी, मास ऑफ जिंक कोटिंग एंड कोटिंग थिकनेस। और फास्टनर के लिए IS 1367 पार्ट 13 बोलता है कि मल्टीप्लाई बाई 7 से आप मास ऑफ जिंक कोटिंग निकाल लीजिए। वेट मेथड से नहीं करते हैं क्योंकि थ्रेडेड पार्ट है, इसका एरिया कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रहेगा या हो नहीं पाए, एक्चुअल रीडिंग नहीं आएगा। तो जितना भी रीडिंग आया, अगर मान लीजिए 70 आ गया, 70 × 7 करिए, 490 ग्राम पर mm² आपका आ गया। GSM बोलते हैं।
तो इस तरह से आपका तो अभी हमने फास्टनर के लिए कोटिंग थिकनेस हो गया और मास ऑफ जिंक कोटिंग हो गया, मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। अब इसका एडेशन टेस्ट करेंगे। एडेशन टेस्ट 2 मेथड से है, नाइफ टेस्ट और हैमर टेस्ट। तो जो वेंडर के पास अवेलेबल रहेगा, हैमर टेस्ट रहेगा तो हैमर से उसको करेंगे, उसमें देखा जाता है जिंक पील ऑफ हो रहा है कि नहीं, और या नाइफ टेस्ट करते हैं। तो अभी हम लोग नाइफ टेस्ट से इसका एडेशन टेस्ट करेंगे। अब हम लोग फ्रेंड नाइफ टेस्ट अब फ्रेंड हम लोग नाइफ टेस्ट कर रहे हैं इसका एडेशन के लिए कि कोई हमारा पीला हो रहा है कि नहीं। ऐसे हमारे पास चाकू रहता है, इसको हम लोग इसको काटते हैं, इसको बराबर बराबर भागों में काटते हैं कि कोई पीला हो रहा है कि नहीं। फिर इस पर टेप लगा के देखते हैं कि जिंक उस पर नहीं जाना चाहिए टेप पे। ऐसे हमने काट लिया इसको, ऐसे हमने कट कर लिया। अब इस पर टेप चिपकाएंगे, टेप चिपका दिया पूरा। इस पर पीला रहेगा तो और उसके बगल से टूट के निकलेगा। पेंट हमने चिपका दिया और इसको निकालेंगे। निकाल के देखेंगे इस पर आ रहा है क्या। ये लाइन आ रहा है, लाइन के साथ नहीं आ रहा है, इस मीन्स कि हमारा ये पील ऑफ नहीं हो रहा है। नहीं तो पूरे इस पर चारों तरफ से चिपक जाएगा, लाइन में चला गया और बाकी नहीं है। तो इस तरह से जिंक पील ऑफ नहीं हो रहा है, तो ये एडेशन टेस्ट ओके है। नहीं तो ये पूरा टूट जाता है, क्रैक होकर पूरा डैमेज हो जाता है चारों तरफ से। इस तरह से हम लोग इसका चेक करते हैं। हम लोग एडीजी फास्टनर का इन्फॉर्मेटिव ऑफ जिंक कोटिंग चेक कर रहे हैं। इसमें एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और इसका ग्रेविटी होना चाहिए 1.186। ये अपना ग्रेविटी मीटर है, हाइड्रोमीटर। ये अपना ग्रेविटी दिख रहा है हम लोग। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका ग्रेविटी देखते हैं 1.16 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 1.186 से 1.20 दिख रहा है रीडिंग, तो इट मीन्स 1.186 से ऊपर है तो हम लोग इसका कॉपर सल्फेट का टेस्ट करते हैं। एक्चुअली 1.186 ही होना चाहिए, इसको ऐसे मिलाते हैं। तो अभी अगर कॉपर सल्फेट हमारे पास ये फास्टनर है जी। अब इसको डीप करेंगे, 1 मिनट का 4 डीप करते हैं, 1 मिनट का डीप करेंगे। अभी हमने इसको डीप कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, डीप कर दिया। 1 मिनट इसमें हम इसको रखेंगे और उसके बाद से हम लोग इसको निकालेंगे, वॉश करेंगे, फिर इसमें डिप करेंगे, फिर वॉश करेंगे, फिर 1 मिनट रखेंगे, फिर वॉश करेंगे, 4 डिप करेंगे। उसके बाद हमको देखना होता है कि कॉपर क्या है, रेड है, तो इसमें रेड कॉपर डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, मीट रस्ट नहीं लगना चाहिए। रस्ट का चेक किया जाता है कि जिंक हमारा फंक्शन कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमारा रस्ट लग जा रहा है, साइड पे जा रहा है मटेरियल। और फर्स्ट डिप है, 12 सेकेंड हुआ, 1 मिनट का 4 डिप करते हैं। उसके बाद जैसे डिप हो जाएगा कंप्लीट, 1 मिनट हो जाएगा। देखिए अभी रेड कॉपर अभी तो इस पर आने लगा, लेकिन अब इसको बाद में देखेंगे हम लोग कि ये मटेरियल में है कि जिंक पे है। तो यही चेक किया जाता है। इसको जब साफ हो जाएगा तो इट में जिंक पे ही था, मटेरियल पे नहीं रिएक्शन किया था कॉपर। ये सब टेस्टें होती हैं। इसका अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। एडेशन के लिए IS 2633, इन्फॉर्मेटिव IS 2623, 2629, ये सब स्टैंडर्ड होते हैं। और IS 1367 जब पार्ट 13 ओपन करेंगे तो वहाँ से रेफरेंस आ जाएगा, ये करो। जैसे स्टैंडर्ड हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे सारे स्टैंडर्ड का, कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड होता है, कैसे कैसे रिफ़र किया जाता है। एक मिनट हो गया। अब इसको हम लोग क्लीन करेंगे। चलो क्लीन करो। अब ये जिंक पे रिएक्शन हुआ पड़ा है। अब इसको डालेंगे हम लोग, अब इसको क्लीन करेंगे। इसको क्लीन करने के लिए फोर्सली क्लीन नहीं करना है, नॉर्मली क्लीन करेंगे। पानी डाल के नॉर्मली क्लीन करेंगे। इसको डीप करके हम लोग लाए थे क्लीन करके, और इसको हम लोग अगेन डीप कर देंगे। फिर आगे चलेंगे। 1 मिनट का डीप होगा, 1 मिनट पहले हुआ था, 1 मिनट अभी हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। दूसरा बात है, फास्टनर का एक मेन चीज़ देखने वाला होता है
कि नट ओवरटैप होता है तो नट बेयर्ड है, नट पे कोई जिंक नहीं है तो उस पर रस्टिंग आ जाएगा, उस पर कॉपर सल्फेट ह्यूज अमाउंट में डिपॉजिट रहेगा, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको नहीं देखते। और फिर क्लाइंट से आपको बात करना है कि सर नट ओवरटैप्ड है, बेयर्ड है, चलेगा क्या, नट में जिंक नहीं है, तो ये सब अलग अलग स्टैंडर्ड होती है। वो बाद में हम लोग वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे। अभी हम लोग दूसरा डिप चल रहा है 141। दो मिनट हो गया, ये फिर कॉपर डिपॉजिट हो चुका है। इसको क्लीन करेंगे इजीली हैंड से, वाटर से वॉश हो जाएगा। फिर इसको हम लोग तीसरा डिप करेंगे। अब इसको दूसरे डिप को क्लीनिंग के लिए जा रहे हैं। अब हम लोग तीसरा डिप डाल रहे हैं, ये भी 1 मिनट का रखेंगे इसको। और इसको IS 2633 से चेक किया जाता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ जिंक कोटिंग। तीसरा डिप का हम लोग इसका क्लीन कर रहे हैं। फोर्सली क्लीन नहीं करना है आपको, जस्ट वाटर डाल के इसको क्लीन करना है, रेड डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। फोर्थ डिप हम लोग इसको डाल दिए, कॉपर डिपॉजिट हुआ है कि नहीं ये चेक करेंगे। और इसको आपको IS 2633 में सारा स्टैंड मिल जाएगा, कैसे प्रोसीजर है, कैसे करना है, कितना ग्रेविटी रखना है। जैसे हम ग्रेविटी बोल रहे हैं 1.186 होना चाहिए, तो ग्रेविटी मीटर हाइड्रोमीटर से चेक किया आपने 1.186 होना चाहिए। तो ये सब इंस्पेक्शन है यूनिफॉर्मिटी ऑफ जिंक कोटिंग का। अब ये 4 डिप हो रहा है, 4 डिप होने के बाद से इसको क्लीन करेंगे और इसको वॉच कर लेंगे कि कोई रेड डिपॉजिट नहीं हुआ है। और नट में रहेगा क्योंकि उसका बेयर स्पॉट है, नॉर्मल स्टील है, उसमें कोई जिंक नहीं हुआ रहा है क्योंकि ओवर टैप नट है। तो फिर स्मूथ असेंबली के लिए इसको ओवर टैप करते हैं। इस तरह से हम लोग करते हैं। ये 4 मिनट का डिप होने वाला है। 4 मिनट का डिप जैसे ही हो जाएगा फिर इसको क्लीन करके इंस्पेक्शन कर लेंगे। और ये आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ जिंक कोटिंग होना चाहिए। इसके यूनिफॉर्मिटी जिंक कोटिंग के लिए कॉपर सल्फेट, हाइड्रोमीटर, पानी और ये आपका स्टॉप वॉच होना चाहिए। ये 4 मिनट का डिप हो गया, इसको हम लोग फिर क्लीन करेंगे। ये वॉश हो रहा है 4 डिप का, उसके बाद हम लोग इसे इंस्पेक्शन करेंगे। वॉश होने पर कॉपर इजीली निकल गया तो ओके है, क्योंकि अगर रस्ट लग जाएगा तो क्लीन करने से भी नहीं होता है। इसके बाद हम लोग इसके इंस्पेक्शन कर लेंगे। नट में अंदर आता है, नट में कितना भी करें क्लीन नहीं होगा क्योंकि बेयर स्पॉट है, उस पर रेड डिपॉजिट हो जाता है। अभी हम लोग इसका करके लाए यूनिफॉर्मिटी ऑफ जिंक कोटिंग, और ये अपना कोई भी रेड नहीं है, रेड डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। एक ब्लैक है, ब्लैक एक्सेप्टेबल है। ये बोल्ट है, बोल्ट का भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि रेड डिपॉजिट नहीं हुआ है। और ये अपना नट है, नट भी ओके है। और ये अपना स्प्रिंग वाशर है, ये भी ओके है। तो इस तरह से यूनिफॉर्मिटी ऑफ जिंक कोटिंग और डायमेंशन, गैल्वेनाइजिंग टेस्ट कंप्लीट हो गया और डायमेंशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका बोल्ट का वेट टेंसाइल, प्रूफ लोड, हार्डनेस, नट का हार्डनेस, प्रूफ लोड, स्प्रिंग वाशर का ट्विस्ट टेस्ट, परमानेंट टेस्ट 2 मिनट का, ये सब करके और उसके बाद केमिकल करके हम लोग फास्टनर का इंस्पेक्शन कंप्लीट करेंगे।